पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन पे डिस्कशन डिटेल में किया था। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, वैसे क्वांटिटी जो वेव को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं की बात करेंगे। और इनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जो है वो है एम्पलीट्यूड। जैसा कि लिखा भी हुआ है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग पार्टिकल कहने का मतलब वह पार्टिकल जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा और जिसके वाइब्रेशन के वजह से डिस्टरबेंस का पैटर्न जनरेट होगा और यही डिस्टरबेंस का पैटर्न वेव कहलाएगा। उसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड कहेंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि अगर कोई मीन पोजीशन ले लिया और पार्टिकल इसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो एक एक्सट्रीम तक मीन पोजीशन से डिस्टेंस अगर स्मॉल ए लें तो एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करेंगे। और अब इस टू एंड फ्रो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई फेज कांस्टेंट है, डिस्क्राइब करते हैं बाद में। अगर इसी वेरिएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कुछ इस तरह से होगा। अगर हम एक और इंक्लूड कर लें, जो हम पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस की बात कर रहे थे जिसको बेसिकली हम वेव कहेंगे, तो वैसे केस में यहाँ पर एक और टर्म इंक्लूड करेंगे और ये जब इक्वेशन हो गया तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया वेव का। ओके, अब यहाँ पर अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम वेव के पैटर्न के डिस्टरबेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बेसिकली यही किसी भी वेव के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मीडियम भी है। ओके, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, हिंदी में इसे आयाम भी कहते हैं। चलिए, ऐसे तो टू एंड फ्रो मोशन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड एज ए क्वांटिटी हम पॉजिटिव कांस्टेंट ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है वो है आपको इंटेंसिटी। हाँ, पार्टिकल के लिए एनर्जी और वेव के लिए इंटेंसिटी एक जैसा सिग्निफिकेंस रखता है, एक जैसा महत्व रखता है। अब अगर आपको वेव की एनर्जी की बात करनी है तो उससे बेहतर तरीका यह है कि वेव के इंटेंसिटी की बात कर लीजिए। और ये इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, जैसा कि लिखा भी हुआ है, यानी पावर पर यूनिट एरिया आपको इंटेंसिटी कहलाएगा। SI यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। और एक और चीज़, अगर हमको इंटेंसिटी ऑफ वेव को डिस्क्राइब करना है तो एम्पलीट्यूड के कंटेक्स्ट में डिस्क्राइब किया जा सकता है। और अगर इसको एम्पलीट्यूड के कंटेक्स्ट में डिस्क्राइब करते हैं तो आपको मालूम है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब जैसा कि वेव का पैटर्न डिस्प्लेसमेंट में आप दिखा भी रहे थे, तो अगर इसी को इंटेंसिटी पैटर्न में अगर दिखाएं तो ये स्क्वायर होकर के थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीट्यूड का हो ही जाएगा और साथ ही साथ देखिए इंटेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी के वेरिएशन को दिखा सकता है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये डिस्कशन क्या है? बेसिकली आपने जो इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पर जो साइन के साथ आर्गुमेंट है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये बेसिकली क्या कहलाता है? तो फेज कहलाता है। ओके, फेज बेसिकली होता क्या है? तो ये एक क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम एट t इज इक्वल टू 0 पे बात करें
साथ ही साथ x इज इक्वल टू भी 0 ले लें, ओके, तो आपके पास एंगल जो आर्गुमेंट है वो फाई के इक्वल बचेगा और ये फाई को हम कहेंगे इनिशियल फेज एंगल, कभी कभी इसको फेज कांस्टेंट भी कहते हैं, इनिशियल फेज एंगल। अच्छा, अगर सुटेबल चॉइस ऑफ एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस एट t इज इक्वल टू 0 अगर हम सेट करें तो फाई इज इक्वल टू आपको 0 भी मिल सकता है। और अगर फाई इज इक्वल टू 0 मिला तो वैसे केस में ऐसा नहीं कि वेव इक्वेशन चेंज हो जाएगा, हाँ, वो एक सिंप्लीफाइड जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन होगा जिसको हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबली यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो ये आपको 3 पैरामीटर, एक तो आपके पास एम्पलीट्यूड, दूसरा इंटेंसिटी और तीसरा फेज की बात हो गई। अब चलिए एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटी कहिए, पैरामीटर कहिए, ऑफ वेव की बात कर लें, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नाम से ही काफ़ी है, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव कह सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, minimum distance between 2 points having same phase is called wavelength। अब जैसे आप यहाँ डिनोट करें विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ले लें, टाइम नहीं, यहाँ पर पोजीशन ले लें, यानी x ले लीजिए, और ये जो वेरिएशन हो रहा था उसको मार्क कर लीजिए। ओके, तो इस मार्क करने में आपको ये जो क्रिस्ट मिल रहा है, इस क्रिस्ट को मार्क कर लीजिए, ये भी क्रिस्ट को मार्क कर लीजिए। तो ये क्रिस्ट के समय दोनों पॉइंट का जो फेज है वो सेम है, और उस सेम फेज वाले सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इसको वेवलेंथ कहेंगे और लैम्डा से डिनोट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक ट्रफ वाला पार्ट आप ले लीजिए और यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि ट्रफ लोकेशन पे भी अगर 2 पॉइंट्स हैं तो बेसिकली उनके फेज सेम हैं, और सेम फेज वाले सिचुएशन में आप इसको वेवलेंथ लैम्डा कह सकते हैं। अब बात आती है कि वेवलेंथ का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन आप निकालिए। अगर एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ कह लें तो जो कि लैम्डा से डिनोट किया है आपने, सबसे पहले आपको वेव इक्वेशन लेना पड़ेगा, जो कि वेव इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर पोजीशन के साथ वेरिएशन की बात कर रहे हैं। t को इग्नोर करके चलिए, इनिशियल फाई को 0 मान के चलिए, तब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है y है ना, ये बेसिकली इसको yx लिख सकते हैं, t को तो आपने 0 मान लिया है, a साइन kx के इक्वल हो जाएगा। अभी हमारे पास एक कंडीशन है, ये कंडीशन आपको वेव फंक्शन के लिए जो था उसको भी नोट कर लेते हैं। कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी वेव फंक्शन ऐसा था कि f x प्लस एन लेमडा कॉमा t प्लस एन टी इज इक्वल टू f x कॉमा टी। यहाँ पर आप कह सकते हैं इस कंटेस्ट में क्या कि इन दिस सिचुएशन, या हियर की बात कर लें, f के जगह पर y है तो हम y x प्लस एन लेमडा की बात कर रहे हैं। t को तो इग्नोर कर चुके हैं, t के साथ वेरिएशन हम दिखा भी नहीं रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स टी के जगह पर एफ एक्स, फिर t को छोड़ दीजिए आप, और तब अगर आप लिखेंगे एक्सप्रेशन तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a साइन ओके के एक्स, के तो ठीक है, x के जगह पर x प्लस एन लेमडा, और इस तरफ a साइन k और x। अच्छा, यहाँ से a तो कैंसिल हो जाएगा, साइन भी अगर हटा दिए तो के एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, आपको आगे कुछ मिलेगा नहीं।
इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और एक फॉर्म में लिखते हैं। ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर लीजिए तो आपके पास ये एक्सप्रेशन ऐसा, और यहाँ मालूम है कि साइन 360 मतलब 2 पाई का n मल्टीपल जो होगा प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर 2n पाई प्लस kx भी लिख लें तो साइन n 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के टर्म में वापस ऐसा हो जाएगा। अब आप यहाँ kx प्लस के n लेमडा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस kx लिख सकते हैं। चलिए kx कैंसिल कर लीजिए, n भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास k इज इक्वल टू है ना 2 पाई बाय लेमडा, ये आपको कहलाता है वेव नंबर, यानी नंबर ऑफ वेव्स इन गिवन लेंथ। और आप लेमडा की बात करेंगे वेवलेंथ, और 2 पाई बाय के टर्म में हो जाएगा, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास मिला। तो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन भी मिल गया। फिर से इसको एक्सप्लेन कर लें। हमने वेव के वेरिएशन को दिखाया और मैंने यहाँ कहा कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट सेम फेज की बात करें तो वेवलेंथ कहलाएगा। क्रिस्ट ले लीजिए, ट्रफ ले लीजिए, किसी भी टर्म में आप डिफाइन कर लीजिए। और वेव इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके, ऐसे वेव इक्वेशन पूरा मैंने बोला था कि y इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई लिखना चाहिए, लेकिन हमने t0 और फाई 0 के केस को लेकर के सिंप्लीफाइड तरीके से वेव नंबर और तथा वेव लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो आपका है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है वेव के लिए। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी न्यू इज इक्वल टू n/t लिख सकते हैं। अब ये वाइब्रेशन किसका, तो वाइब्रेशन ऑफ वो पार्टिकल। अच्छा, वेव का फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, यानी वेव की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है। तो यहाँ अगर एक कंप्लीट मोशन की बात करें तो उसमें जो टाइम लगता है वो t होता है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t का एक्सप्रेशन भी फाइंड हो जाता है आपके पास। और यहाँ एक टर्म आता है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक नया टर्म, इसके भी एक्सप्रेशन की बात करेंगे। यहाँ जो हमने ओमेगा लिखा है वो बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हाँ, यहाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे थे। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के बाद ये एक टाइम पीरियड, ये दूसरा कंप्लीट ऑक्सीलेशन के बाद से 2 टाइम पीरियड, इस तरह से चलता जाएगा। और ये टाइम के साथ वेरिएशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, वेल अभी एक्सप्रेशन फॉर है ना ओमेगा निकाल लेते हैं। अब इस बार हम लोग ऐसा करते हैं, वाई एक्स कोमा टी से वाई टी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। और अभी यहाँ पर ओमेगा टी को रहने देते हैं, के एक्स को 0 कर लेते हैं पिछले एक्सप्रेशन में, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर माइनस ऐसा आएगा। अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर वेव फंक्शन है ना, ये कंडीशन आप पहले भी जान रहे हैं। कंडीशन फॉर वेव फंक्शन क्या है ऐसा, अभी वाले सिचुएशन में हम यहाँ पर y है ना t प्लस एन टी की बात कर लें। ठीक है, t प्लस एन टी, देखिए टाइम पीरियड के बाद, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद वापस उसी पोजीशन पे, उसी फेज में पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना y है ना t के इक्वल। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसा कि यहाँ -a साइन t तो ठीक है, और सॉरी ओमेगा है यहाँ पहले ओमेगा, और यहाँ t प्लस एन टी इज इक्वल टू यहाँ -a साइन ओमेगा। ठीक है, और t तो है ही, फिर से -a कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके ऐसा n ओमेगा t लिख सकते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पर साइन
फिर से पिछली बार जैसे 2n पाई प्लस ओमेगा टी लिख लीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर साइन रिमूव कर दें तो फिर ओमेगा टी या एन टी जीरो हो जाएगा, जो आपको कोई एक्सप्रेशन देगा नहीं। तो यहाँ पर साइन को रिमूव करें तो ओमेगा टी प्लस एन ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी को कैंसिल कर लीजिए, फिर से एन कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और जैसा कि आपको दिख रहा है 1 बाय टी न्यू के बराबर, यानी ये 2 पाई न्यू। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया। तो मैथमेटिकली आपने इस कैरेक्टरिस्टिक या पैरामीटर के भी बड़ी सहूलियत से, आसानी से मैथमेटिकल वे में डिस्कशन कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर वेलोसिटी की बात करें। वेलोसिटी यहाँ दो तरह के होंगे, एक तो पार्टिकल की जिसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम वेव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेव प्रोपेगेट कर रहा है, एक ट्रेन ऑफ वेव चला, ये मान लीजिए कि थोड़ा आगे मूव करके बढ़ता गया इस तरह से, ठीक है, आप दिखा रहे हैं। आप जो डॉट मार्क किए हुए हैं वो क्रिस्ट का डॉट है, और वेव डिस्प्लेस किया तो ऑब्वियस है कि क्रिस्ट का भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर एक बार वेव इस पोजीशन पे है, क्रिस्ट आगे बढ़ा तो पहले यहाँ था, ये दो क्रिस्ट के पोजीशन हो गए। इस डिस्प्लेसमेंट को हम फिलहाल कितना डेल्टा एक्स मान लें, और अगर ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम में हुआ है तो ऑब्वियस है कि v इज इक्वल टू आप कितना डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखेंगे। हम लोगों ने जो बात किया था एक्सप्रेशन वेव का y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, इसमें y बेसिकल डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, और ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फाई को अभी हमने जीरो मान के रखा है, ऐसा सुटेबल चॉइस लिया है कि फाई जीरो हो जाए। तो ऐसे केस में के एक्स माइनस ओमेगा टी अगर क्रिस्ट वाले पोजीशन पे ही बात करें तो फिक्स फेज का हो जाएगा, फेज यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि के एक्स माइनस ओमेगा टी जो फेज है वो फिक्स पॉइंट के लिए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो देखिए यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं। ये तो आपने लिख लिया कितना के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा, ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट की बात है तो आप के एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। ओके, साथ ही साथ माइनस ओमेगा टी जो है टी प्लस डेल्टा टी, टाइम चेंज हो गया है इसलिए ऐसा इज इक्वल टू ऐसा, बिकॉज फेज इज कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर लें। ब्रैकेट को जब ओपन कर लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इधर से के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस की सॉरी ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स कैंसिल, ओमेगा टी कैंसिल। ओके, तो आपके पास आ गया के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, यानी आपके पास आ गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, है ना, कितना ओमेगा बाय के। और जैसा आपने वहाँ लिखा है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कितने v के बराबर, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। एक तो तरीका आपका ये था। दूसरा तरीका फिर यहाँ से वापस आकर के आप ऐसे लिख सकते हैं और कि के एक्स माइनस ओमेगा टी ये बेसिकली कांस्टेंट है। तो आप एक काम कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। डिफ्रेंशिएट जब कर लेंगे
तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, के है ना, ये प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर कांस्टेंट है, ये dx बाई डी टी माइनस ओमेगा डी टी बाय डी टी इज इक्वल टू 0। अब एक और बात, जब हम लोगों ने वेव इक्वेशन डिस्क्राइब किया था तो यहाँ पर कहा था कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, वेव का वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी होगा, लेकिन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सीलरेशन ऑफ वेव 0 होगा। वेव किसी मीडियम में खुद से एक्सीलेट नहीं करेगा, और एक्सीलरेशन को 0 अगर मान लें तो जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। और ऐसे केस में हम यहाँ पर के तो ठीक है लिख लिया है ना, डी एक्स बाई डी टी को भी लिख लेते हैं और माइनस ओमेगा डी टी बाई डी टी 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वापस आ जाइए, देखिए आपको v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब आप ये कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू जो ओमेगा बाई के आया वो बेसिकली नया फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसको तो हम लोग जानते पूरी तरह नहीं है, फेमिलियर इससे है नहीं, परिचित इससे है नहीं, ठीक है। तो चलिए परिचय करा लेते हैं, पुराने आपके फेमिलियर फॉर्म में भी इक्वेशन को ला देते हैं। चलिए v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो आया। अभी थोड़ी देर पहले आपने ओमेगा की बात की थी, ओमेगा आपको 2 पाई न्यू आया था और k 2 पाई बाय लेमडा आया था। याद कीजिए इक्वेशन, 2 पाई कैंसिल, लेमडा ऊपर चला जाएगा, न्यू इंटू लेमडा। अब तो शायद बड़ा फेमस इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी है, हम लोग इससे परिचित भी हैं, और जूनियर क्लासेस से क्लास 9th में भी ये एक्सप्रेशन था जब हम लोग वहाँ साउंड चैप्टर पढ़े थे। तो होपफुली जितनी बातें मैंने बताई आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।